हेलो गाइज, माई सेल्फ बाबूलाल तंवर, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इसरोल, पंचायत समिति दनाऊ, जिला बाड़मेर। वीडियो लेक्चर की इस श्रृंखला में पिछले वीडियो में हमने एक छोटे से प्रयोग के माध्यम से स्थिर विद्युतिकी के पीछे का बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि आदि के बारे में अध्ययन किया था। हमने इस प्रयोग में देखा था कि कागज के टुकड़ों के पास जब कंघे को ले जाया गया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसी कंघे को जब बालों में रब किया तो कंघे ने एक विशेष गुण ग्रहण कर लिया, जिसके तहत उसने उस कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित किया। आज के इस लेक्चर में हमने स्थिर विद्युतिकी के बारे में जानेंगे। स्थिर विद्युतिकी क्या है और इस स्थिर विद्युतिकी का प्रमुख अंग जिसे अविद्युत आवेश कहते हैं, उस आवेश के प्रमुख गुणधर्म क्या है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इनके बारे में अध्ययन करने से पहले अपन जानना चाहेंगे कि स्थिर विद्युतिकी क्या है। तो स्थिर विद्युतिकी दो शब्दों से मिलकर बना है, स्थिर प्लस विद्युतिकी। स्थिर यानी स्थिर है वस्तु, गति नहीं कर रही है, अपनी जगह है। विद्युतिकी यानी आवेश, विद्युत। तो स्थिर विद्युतिकी क्या है और उसका मुख्य पार्ट कह सकते हैं, अवयव कह सकते हैं, जिसे आवेश कहते हैं, उसके अध्ययन जस्ट अगले टॉपिक में अपन बात करेंगे। उससे पहले अपनी स्थिर विद्युतिकी के बारे में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम कक्षा 12 की पहली यूनिट स्थिर विद्युतिकी। तो अपन को स्थिर विद्युतिकी का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि ये है क्या। तो स्थिर विद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों तथा आवेशों द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के मध्य अनुक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। यानी स्थिर आवेशों का या स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, उनके मध्य क्या अनुक्रिया है उनका अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। इस स्थिर विद्युतिकी के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो स्थिर विद्युतिकी के उपयोग, पहला, स्थिर विद्युत सामर्थ्य में, यानी स्थिर विद्युत सामर्थ्य उपकरण बनाने में, जैसे अपना मेमोरी कार्ड हो सकता है, अपना पेन ड्राइव हो सकता है, ये सब विद्युत सामर्थ्य के रूप में काम आते हैं। स्थिर विद्युत पार्थक्य के रूप में, स्थिर विद्युत भूकंप लेखी के रूप में, यानी जब भूकंप आता है तो उन डाटों का जो आंकड़ों का एनालिसिस किया जाता है, उसके अंदर स्थिर विद्युतिकी का उपयोग होता है। माइक्रोफोन में, स्थिर विद्युत जनरेटर में इस स्थिर विद्युतिकी उपयोग है। इस स्थिर विद्युतिकी का एक मेन शब्द आया यहाँ पर, आवेश। तो अपन इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे आवेश क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई और उसके प्रमुख गुणधर्म क्या है। तो अगला टॉपिक अपना है विद्युत आवेश। हमने देखा था जब कागज के टुकड़ों के पास कंघे को लेके गए थे तो कंघा पहले कुछ नहीं कर रहा था, जैसे कागज के टुकड़े पड़े हुए थे वो एक जगह एकत्रित थे पिछले वीडियो में। और फिर हमने जब सूखे बालों में उसको रब करके उसके पास लेके गए थे तो कागज के टुकड़े उसके चिपक गए थे, और कागज के टुकड़े चिपक गए थे अर्थात वह कंघा एक विशेष गुण ग्रहण कर चुका था। और वह गुण कहाँ से आया, बालों में रब करने से। बालों में रब करने से, बालों में से बार बार निकालने से, सूखे बालों में उसको रगड़ने से उस कंघे पे ऐसा क्या हो गया कि वह उनको आकर्षित करने लग गया। और उसको आकर्षित करने पर वो आकर्षित भी ऐसा किया कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उनको नीचे नहीं लाया, लेकिन कुछ समय पश्चात फिर वो निरावशित हो गए, वापस वो जो कागज के टुकड़े थे धरती पे गिर गए। तो जो गुण आया था कुछ समय के लिए उस कंघे पे, उसका ही नाम क्या था, आवेश। उसका नाम क्या था, आवेश। तो आवेश प्रत्येक द्रव्य का गुण है, यानी हर पदार्थ का गुण है। द्रव्य यानी पदार्थ, ये पदार्थ की अवस्था वाला द्रव्य नहीं है, वो होता है द्रव्य, यह द्रव्य। तो यह प्रत्येक द्रव्य कण का विशेष गुण है, जिसकी सहायता से वह द्रव्य कण विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है एवं उसके मध्य अनोन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।
तो उसका जो विशेष गुण आया था उस गुण को क्या कहते हैं? आवेश। इस गुण के वजह से हमें पता चलता है उस द्रव्य कण के विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता, उसके मध्य अनोनिक क्रिया क्या होगी इन क्षेत्रों के मध्य। सन 1750 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को दो भागों में बांटा था। सर बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक फेमस प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं अपन, जो काइट एक्सपेरिमेंट के नाम से प्रसिद्ध है। काइट एक्सपेरिमेंट में सर बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बार पतंग उड़ा रहे थे, मौसम बारिश हो रही थी और आसमान में अचानक बिजलियाँ चमकी। बिजलियाँ चमकने से जिस धागे से पतंग उड़ा रहे थे उस धागे के गीले होने के कारण उनके हाथों में कुछ झटका सा महसूस हुआ और वहाँ से उन्होंने इस आवेश की खोज की और उन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश यानी किसी द्रव्य कण पर धनात्मक आवेश का अर्थ होता है कि उस द्रव्य कण या तत्व से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ है या इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हुई है, इसे प्लस क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और ऋणात्मक आवेश, तो ऋणात्मक आवेश यानी किसी द्रव्य कण पर ऋणात्मक आवेश का अर्थ होता है कि उस द्रव्य कण या तत्व से इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हुई है, इसे माइनस क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यानी कोई द्रव्य पदार्थ है उस पर धनात्मक आवेश, इसका अर्थ है कि उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, निष्कासित हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हुई है। और ऋणात्मक आवेश यानी उस पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन आए हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसे माइनस क्यू से प्रदर्शित करते हैं। सजातीय आवेश यानी वे आवेश जिनकी प्रकृति एक जैसी है। एक जैसी प्रकृति वाले आवेश क्या कहलाते हैं? सजातीय आवेश। और विजातीय आवेश, वे तो सजातीय आवेश जिनकी प्रकृति क्या हो? एक जैसी, यानी या तो दोनों धनात्मक हो प्लस क्यू, या दोनों क्या हो? ऋणात्मक हो, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? सजातीय आवेश। विजातीय आवेश, तो विजातीय आवेश यानी वे आवेश जिनकी प्रकृति एक दूसरे के विपरीत हो, विजातीय आवेश कहलाते हैं। यानी एक आपका प्लस तो दूसरा माइनस, इनके आवेश को क्या बोलेंगे अपन? विजातीय आवेश। एक धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश, तो विजातीय आवेश। इसके बाद अगला टॉपिक है अपना विद्युत आवेश के प्रमुख गुणधर्म। विद्युत आवेश के प्रमुख गुणधर्म में पहला, किसी द्रव्य के लिए आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि यानी इसका मान दिशा पर निर्भर नहीं करता, हो सकता है, यानी इसका मान धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। सजातीय आवेश एक दूसरे के लिए प्रतिकर्षित करते हैं। इससे पहले अपन धनात्मक आवेश की बात कर चुके थे, ऋणात्मक आवेश की भी बात कर चुके थे, अब शून्य की बात और कर लेते हैं। जैसे परमाणु है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कुल ऋणावेश बताएगा, प्रोटॉन कुल धनावेश बताएगा, और दोनों को मिलाने के ऊपर टोटल आवेश शून्य, यानी उदासीन परमाणु पर आवेश शून्य। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो सजातीय आवेश यानी समान प्रकृति वाले आवेश, समान प्रकृति यानी एक अपना प्लस क्यू और दूसरा भी प्लस क्यू, या एक माइनस क्यू तो दूसरा भी माइनस क्यू। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे पर धक्का लगाते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। इसका आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो प्रयोग। दो कंघे लीजिए, दोनों कंघों को आप पास लाइए, कुछ नहीं हो रहा। अब इन्हीं दोनों कंघों को सूखे बालों में बार बार निकालिए, रब करिए, घर्षण करिए, अब दोनों कंघों को पास पास लाइए, तो आप क्या देखते हैं कि एक कंघा दूसरे कंघे पर बल लगा रहा है। यह आप खुद करके देख सकते हो, महसूस कर सकते हो।
तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी विपरीत प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक प्लस आवेश, दूसरा माइनस आवेश, क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को आकर्षित। हम पर ने दो कंघे लिए थे और दोनों कंघों को बालों में रब किया था, एक साथ रब किया था, तो दोनों कंघों पर एक जैसा ही आवेश आया। तो इसलिए वो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। लेकिन अब इन्हीं में से दोनों कंघों में से एक कंघा लेकर वापस पुनः अपन उन बालों के पास जाते हैं तो बाल उस कंघे की तरफ आकर्षित होते हैं। अर्थात दोनों की आवेशों की प्रकृति अलग अलग है, एक दूसरे के विपरीत है। कंघे पे धनात्मक है तो बालों पे ऋणात्मक, और बालों पे ऋणात्मक है तो कंघे पे धनात्मक, दोनों पे प्रकृति अलग अलग है। ये आवेशित कैसे होते हैं, आवेशन की प्रक्रिया अपन जस्ट अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला है, यदि किसी निकाय में एक से अधिक आवेश उपस्थित हैं तो उस निकाय का कुल आवेश निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कोई निकाय है, उसमें बहुत सारे आवेश है और उन सब आवेश, तो उस निकाय का जो आवेश होगा सभी आवेशों के योग के बराबर होगा। योग होगा उनका बीजगणितीय योग। क्यों? क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है, सीधा योग होगा बीजगणितीय योग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कोई वस्तु है और उसमें अगर आवेश हैं अपने प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 और कुल आवेश, तो उस निकाय का कुल आवेश क्या होगा? उन सब आवेशों का योग Q1 प्लस, लेकिन यह Q2 क्या है? ऋणात्मक आवेश, तो क्या चिन्ह आ गया? माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 कुलाब। तो यानी किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उसके बाद अगला है, आवेशों का मान। आवेश का मान चयनित निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, इसे आवेश का आपेक्षिक निश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात आवेश का मान, आवेश का जो प्रेक्षण लेता है, कोई भी, चाहे तेज गति से लो, एक प्रेक्षक आवेश के मान को माप रहा है, वो बहुत तेज गति से माप रहा है, उस एक्यूरेसी से माप रहा है, एक्सपर्ट है वो मापने में, उसकी गति पर निर्भर नहीं करेगा। चाहे आप उसी आवेश का मान आप धीमी गति से मापने वाला प्रेक्षक हो। अर्थात आवेश का मान प्रेक्षक के प्रेक्षण लेने की गति के वेग पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात चयनित निर्देश तंत्रों पर निर्भर नहीं करता है। इसे आवेश का आपेक्षिक निश्चितता सिद्धांत कहते हैं। आवेश संरक्षण सिद्धांत अर्थात आवेश, यह प्रकृति का मूलभूत संरक्षण नियम है। जिस तरह से आपने ऊर्जा संरक्षण नियम पढ़ा था लास्ट 10th क्लास में, उसके बाद स्वयं संरक्षण नियम पढ़ा था आपने 11वीं क्लास में, उसी तरह से आवेश संरक्षण नियम मूलभूत नियम है। इसका प्रकृति में कोई भी अपवाद नहीं पाया जाता। आवेश को न तो अपन उत्पन्न कर सकते, ना ही नष्ट कर सकते, लेकिन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसे आवेश संरक्षण नियम कहते हैं। उसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश का बीजगणितीय योग सदैव नियत रहता है। इसे आवेश संरक्षण नियम कहते हैं। अगर किसी वस्तु का पहले आवेश Q1 Q2 है और उस निकाय से अभिक्रिया करने के बाद आवेश दूसरा हो जाता है Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो उस निकाय का आवेश संरक्षण से दोनों के योग के बराबर होगा। जैसे कोई निकाय है, उस पर पहले आवेश है Q1, फिर आवेश है Q2, और उस निकाय पर अभिक्रिया की कुछ प्रोसेस हुआ, उसका आवेश हो गया Q1 डैश और दूसरा हो गया आवेश उसका Q2 डैश। आवेश संरक्षण सिद्धांत कहता है कि पहले जो आवेश हुआ है उन आवेशों का बीजगणितीय योग
इन दोनों आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, अर्थात Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इसे आवेश संरक्षण नियम कहते हैं, आवेश संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। अब आवेश संरक्षण सिद्धांत प्रकृति में कहाँ कहाँ अवेलेबल है? तो आवेश संरक्षण नियम के उदाहरण, नाभिकीय अभिक्रियाओं में आवेश संरक्षित रहता है। नाभिकीय रासायनिक अभिक्रिया आती हैं, उनमें परमाणु का उदासीन होना, युग्म उत्पादन अभिक्रिया में आवेश संरक्षण रहता है। नाभिकीय अभिक्रिया में न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में चेंज होता है और न्यूट्रॉन उदासीन है और बन क्या रहा है आवेशित कण प्रोटॉन, तो उसके साथ साथ एंटी न्यूट्रॉनों न्यूट्रॉनों भी निकलते हैं, जो आगे उच्च कक्षा में आप लोग अध्ययन करोगे। उसके बाद अगला अपना टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। तो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत पढ़ने से पहले अपनी क्वांटीकरण शब्द क्या है इसका अर्थ जानते हैं। क्वांटीकरण, तो क्वांटीकरण का अर्थ है कि जिस तरह से मूलभूत भौतिक राशि हमने पढ़ी थी कक्षा 11 में, हमने कहा कि 1 मीटर लंबाई निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है, और बाद में हमने 100 मीटर, तो हमने क्या कहा कि पूर्ण मीटर के पूर्ण गुणज के रूप में। तो इसी तरह से क्वांटीकृत राशि क्या होती है, तो यहाँ अपनी राशि क्वांटीकृत राशि क्या है, क्वांटीकरण का अर्थ क्या है, तो वो जानने के लिए पहले अपन देखते हैं क्वांटीकृत राशि क्या होती है। क्वांटीकृत राशि यानी वह भौतिक राशि जिसका मान सतत न होकर विविक्त रूप में होता है उसे क्वांटीकृत राशि कहते हैं, अर्थात वह निर्धारित न्यूनतम मान की पूर्ण गुणज होती है। इस न्यूनतम मान को क्वांटा कहते हैं और इस भौतिक राशि को क्वांटीकृत राशि कहते हैं। यानी कोई भी भौतिक राशि है उसका मान सतत यानी लगातार नहीं होकर वियुक्त रूप से होता है, किसी न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, उस जो न्यूनतम मान होता है उस मान को क्या कहते हैं अपन, क्वांटा। जैसे 1 kg, तो इसमें 1 kg क्या है, क्वांटा है, किसका, द्रव्यमान का। उसी तरह से हमने कहा 5 kg, तो 5 kg यानी 5 पूर्णांक है, और किसका, किलोग्राम का, तो यानी वजन का 5 kg, तो 5 क्या है वहाँ पूर्णांक या न्यूनतम मान के, और न्यूनतम मान kg। तो उसी तरह से क्वांटीकृत राशि किसी भी भौतिक राशि का वह न्यूनतम मान है जो पूर्ण गुणज के रूप में होती है, उस न्यूनतम मान को आपने क्या कहते हैं, क्वांटा। और यहाँ अपनी भौतिक राशि क्या है, आवेश। यहाँ भौतिक राशि क्या है, आवेश। तो आवेश का वह न्यूनतम मान या कम से कम मान जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान है उसे आवेश का क्वांटा कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो आवेश का न्यूनतम मान कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, या आवेश का क्वांटा, या आवेश का क्वांटा। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत तो क्या होगा कि इस न्यूनतम आवेश का क्वांटा का पूर्ण गुणज होगा या इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। अगला है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत यानी किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है या आवेश के क्वांटा का पूर्ण गुणज होता है, इसे क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। जैसे कोई निकाय है उसमें कुल आवेश Q है और उसमें अगर n इलेक्ट्रॉन है तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, उन इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज यानी Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ n एक पूर्णांक है, n का मान 0 1 2 3 डॉट डॉट आगे थे, और E यहाँ है इलेक्ट्रॉन का आवेश ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसका मान -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इक्वल टू प्लस प्रोटॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश समान होता है लेकिन दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है उतनी मात्रा में प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन पर
आवेश का मान प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। आवेश के क्वांटीकरण की पुष्टि मिल्टन तेल बूंद विधि से हुई। तो मिल्टन तेल बूंद विधि से आवेश के क्वांटीकरण की पुष्टि हुई। जब आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत दिया गया था, मिल्टन तेल बूंद विधि प्रयोग किया गया था, तब तक ये आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत का कोई भी अपवाद नहीं था। लेकिन वर्तमान में इसके अपवाद पाए गए हैं, क्योंकि उस समय तक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कणों की ही बात की गई थी। लेकिन वर्तमान में ऐसे कण भी हैं जिन पे आवेश पूर्ण गुणज के रूप में नहीं होता, अर्थात परमाणु के न्यूनतम मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही अन्य कणों से मिलकर बने हैं, और जो अन्य कणों से मिलकर बने उन कणों का आवेश पूर्ण गुणज के रूप में नहीं है। उन कणों को क्या कहते हैं? तो अगला है, वर्तमान में इस नियम के अपवाद पाए जाते हैं। प्रकृति में ऐसे कण भी पाए जाते हैं जिन पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज नहीं होता है, अर्थात उन पे आवेश -e/2 या -3e/2 या भिन्न के रूप में होता है, पूर्ण गुणज के रूप में नहीं होता है। इन कणों को क्वार्क कण कहते हैं। आवेश की इकाई, तो आवेश की इकाई यानी आवेश का मात्रक क्या है? तो आवेश की ऐसा इकाई कूलम है जिसे C से व्यक्त करते हैं। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन है, जो आवेश के खोजकर्ता बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पर रखा गया है। आवेश का कूलम बड़ा मात्रक है, उसके छोटे अन्य मात्रक भी हैं, जैसे 1 मिली कूलम आवेश। 1 मिली कूलम आवेश का अर्थ है 10⁻³ कूलम आवेश। 1 माइक्रो कूलम आवेश, इसका अर्थ है 10⁻6 कूलम आवेश। 1 नैनो कूलम आवेश यानी 10⁻9 कूलम, ये आवेश के अन्य मात्रक है। तो ये थे आवेश और आवेश के मूलभूत गुण, मुख्य गुण। किसी वस्तु को अगर अपन आवेशित करते हैं, उसको धनात्मक आवेश देंगे, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान उसमें कम होगा। और ऋणावेशित करेंगे तो उस पर क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी तो क्या होगा? उस वस्तु में का द्रव्यमान बढ़ेगा। तो इस तरह से जो ये आवेश के मूलभूत गुण और आवेश। अब आप लोगों के लिए एक होम असाइनमेंट में आपका पहला प्रश्न, 1 माइक्रो कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? और दूसरा प्रश्न आपके लिए, परमाणु उदासीन क्यों होता है? दोनों छोटे छोटे प्रश्न हैं। दोनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट के माध्यम से वीडियो पर मुझे भेज सकते हैं। इन दोनों प्रश्नों की चर्चा अपन अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग, आपके इनके आंसर क्या होंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आपको। ये आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएंगे। वीडियो को आपको अच्छा लगा तो उसको ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और पास में जो घंटी दिखाई दे रही है उस घंटी पर बटन दबाइए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।